So this is the goods and service tax MTP 7. Okay. Now starting with your obviously case studies. Question number 1. क्या है question number 1? Which of the following persons are liable to pay GST under RCM in respect of the GTA services provided by Purva Logistics in February of the preceding financial year? हमें बताना है कि GTA में RCM कौन देगा? जी आरसीएम के लिए कौन कौन अप्लाई करता है? जैसे कुणाल ट्रेडर्स है, अमर स्मॉल ट्रेडर्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी. Purva Logistics, the GTA, is registered under GST. It did not exercise the opinion to pay GST itself on the services supplied by it in the preceding financial year. कि उसने बोला कि भाई मैं नहीं दूंगा. It provided GTA services to following persons in February in the preceding financial year. इसने किस किसको दिया? देखो, एक तो कुणाल को दिया, अमर को दिया और स्मॉल ट्रेडर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी को दिया. कुणाल ट्रेडर्स कौन है? अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है. क्या फर्क पड़ता है कि रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो? अगर वो पार्टनरशिप फर्म है, अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट है, अगर वो एलएलपी है और जीटीए वाले ने मना कर दिया, हाथ खड़े कर दिया, भाई मैं तो नहीं दूंगा, तो तुम्हें तो देना ही पड़ेगा भाई, तुम्हें तो देना ही पड़ेगा. नेक्स्ट है मिस्टर अमर, सीडीपी हु इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी. अगर वो कैजुअल टैक्स पेयर होता और वो रजिस्टर्ड होता तो उसको देना ही पड़ता जीटीए. लेकिन यहाँ पर अब उसको नहीं, आरसीएम में नहीं देना, यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज आएगा, जीटीए ही पे करेगा जीएसटी. अमर को कोई जरूरी नहीं. अगर वो रजिस्टर्ड होता तो बात अलग होती, तो फिर उसको करना ही पता मैंडेट, अगर जीटीए ने मना कर दिया तो. लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? वो तो नॉट रजिस्टर्ड है. तो यानी कि ये आरसीएम, ये एफसीएम. नेक्स्ट, स्मॉल ट्रेडर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट. किसमें रजिस्टर्ड है? सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट. क्या ये लाइबल है आरसीएम के लिए? यस, इट इज ऑल्सो लाइबल. कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि रजिस्टर्ड होती है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में, वो भी लाइबल होती है अगर जीटीए ने मना कर दिया जीएसटी तुम भरोगे. तो फर्स्ट मतलब कुणाल और स्मॉल ट्रेडर्स आ गया. कुणाल एंड स्मॉल ट्रेडर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 किसमें है? सी. ठीक है, देखो लीगल प्रोविजन पढ़ो और इसको स्टार मार्क करो. As per notification number 13/2017, GST on services provided by GTA, जो GTA जो है GST सर्विसेज देता है, उसमें जो GST लगेगा, who has not opted to pay GST under forward charge, जिसने मना कर दिया, जो ऑप्ट नहीं कर रहा कि भाई मैं फॉरवर्ड चार्ज में दूंगा, पेबल अंडर आरसीएम बाय द रिसिपिएंट. रिसिपिएंट देगा, प्रोवाइडेड जो रिसिपिएंट है वो क्या होना चाहिए? ये साथ होने चाहिए. क्या सबसे पहले एनी फैक्ट्री रजिस्टर्ड अंडर गवर्नड बाय द फैक्ट्रीज एक्ट. कोई भी फैक्ट्री यार को गवर्न हो रही है फैक्ट्रीज एक्ट, तुम्हें देना पड़ेगा आरसीएम के अंदर जीएसटी. एनी सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1870 और अंडर रेलेवेंट कोई भी अदर लॉ है, यानी कि मान लो कि सोसाइटी एक्ट, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में अगर रजिस्टर करा रखा है सोसाइटी जी, तो आप ही को देना पड़ेगा आरसीएम में. कोऑपरेटिव सोसाइटी है, आपको ही देना पड़ेगा. पर्सन है लेकिन वो रजिस्टर्ड है, अगर पर्सन रजिस्टर्ड है तो ही आपको देना पड़ेगा. बॉडी कॉर्पोरेट है, चाहे आप रजिस्टर्ड हो नहीं हो, आपको देना पड़ेगा. पार्टनरशिप फॉर्म वेदर रजिस्टर्ड नॉट, आपको देना पड़ेगा, इंक्लूडिंग एसोसिएशन ऑफ पीपल जो पर्सन जो एओपी होता है. कैजुअल टैक्स में अगर आप रजिस्टर्ड हो तो देना, खाली फॉर द पर्सन एंड फॉर द सीटीपीएस के रजिस्टर हो तो देना है. बाकी इन तीनों का क्या लॉ में अगर आप हो रजिस्टर्ड तो आपको देना, और इन दोनों को वेदर यू आर रजिस्टर्ड और नॉट, यू हैव टू पे इन आरसीएम, अगर जीटीए ने मना कर दिया कि फॉरवर्ड चार्ज में देने से. ठीक है. इवैल्यूएशन क्या होगा? कुणाल क्या था? अनरजिस्टर्ड था, लेकिन वो पार्टनरशिप फर्म थी, तो उसको वेदर रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड उसको क्या बोलता है? आरसीएम में देना पड़ेगा. अमर जो था वो सीटीपी था, लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं था, तो इसलिए आरसीएम उस पर अप्लाई नहीं, क्योंकि सीटीपी पे तभी होता है अगर वो रजिस्टर्ड होता है. तो all services by GTA to an unregistered person are exempt under entry 21B notification. ठीक है, GTA unregistered को देता तो वैसे ही exempt. स्मॉल ट्रेडर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी पर्सन की बात हो रही है, उसे रजिस्टर अंडर क्या सोसाइटी रेगुलेशन एक्ट में, इसलिए क्या हो जाएगा? वो भी
RCM अप्लाई करेगा उस पर, तो इसलिए कुणाल एंड स्मॉल ट्रेडर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। देन इट इज की ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डैश बाय अपूर्वा लॉजिस्टिक्स इज एग्जेम्प्ट। हमें बताना है इनमें से कौन सा एग्जेम्प्ट है, खुद ही बताओ, बिना बड़े बताओ। डिफेंस इक्विपमेंट एग्जेम्प्ट होता है अगर उसकी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो, यस इट इज एग्जेम्प्ट। डिफेंस का, मिलिट्री का, इन सबका एग्जेम्प्ट होता है। रेलवे का एग्जेम्प्ट होता है क्या? नहीं, उसका एग्जेम्प्ट नहीं होता। और अगला क्या है? अगला आपका है ऑर्गेनिक मैन्योर। हाँ जी, ऑर्गेनिक मैन्योर के लिए भी जो वेजिटेबल वगैरह होता है उनका अगर ट्रांसपोर्टेशन होता है वो भी एग्जेम्प्ट होता है। देखो क्या दे रखा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी अलग है, ये भी डिफरेंट है। रिलीव मटेरियल्स फॉर द विक्टिम्स। हाँ, कौन कौन सी चीजें? सबसे पहले रिलीव मटेरियल, जो विक्टिम्स वगैरह के लिए होता है, नेचुरल होता है, मैन में डिजास्टर्स, कैलेमिटीज, एक्सीडेंट्स या मिसहैप हो जाते हैं, उनको अगर हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं मटेरियल वगैरह, तो आपका क्या होता है? एग्जेम्प्ट होता है। डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट एग्जेम्प्ट। न्यूज पेपर और मैगजीन रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज पेपर। अगर हम न्यूज़पेपर मैगजीन दे रहे हैं जो कि रजिस्टर्ड है रजिस्ट्रार ऑफ द न्यूज़पेपर से, तो वो भी एग्जेम्प्ट होगा। रेलवे इक्विपमेंट और मटेरियल नॉट एग्जेम्प्ट। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एग्जेम्प्ट। मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लोर, पल्सेस एंड राइस एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। मिल्क, दूध, सॉल्ट, नमक, फूड ग्रेन्स और मतलब उससे फ्लोर, आटा, पल्सेस और राइस एग्जेम्प्ट है। ऑर्गेनिक मैन्योर एग्जेम्प्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट एंड 3 आ जाएगा इसका आंसर, सी बार। नाउ what will be the time of supply में TOS बताना है in respect to the service provided by Apurva to Bama Steel Private Limited। ओके, देखते हैं टाइम ऑफ सप्लाई। Apurva Logistics exercises the option to itself पे GST। अच्छा, वो खुद दे रहा है। On services supplied at the rate 12% from April on the current financial year, it provided goods transport service to Bama Services, उसको दिया है on 1st April and issued an invoice dated 5th May। कब दिया उसने सर्विसेज? 1st April को। इनवॉइस क्या है? 5th में की है और पेमेंट वाज रिसीव्ड ऑन 6th में। पेमेंट 6th में को मिल रही है, क्या करें? क्या होगा इसका आंसर? अगर आपको सर्विसेज दी गई हैं जीटीए की, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा आपका? और यहाँ पे एफसीएम लगेगा ऑब्वियसली, या नहीं? बताओ किसको दिया उसने? वो बोल रहे खुद दूंगा, तो ऑब्वियसली एफसीएम लगेगा ना। एफसीएम लगेगा तो बताओ टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? अगर इनवॉइस टाइम पर इशू कर दिया तो इनवॉइस की डेट और पेमेंट की डेट। और अगर इनवॉइस टाइम पे नहीं किया तो इनवॉइस की जगह क्या आ जाता है? जब सर्विस की गई, ली गई। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या है, गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट सर्विस कब दे रहा है? 1st April को दे रहा है। 1st April को दे रहा है यानी कि कब? 30 दिन। 1st May को हो जाना चाहिए था। यस, लेकिन उसका कब हो रहा है? उसने इनवॉइस कब इशू की? 5th May को, यानी कि टाइमली इशू नहीं किया, तो सर्विस वाले दिन देखेंगे, यानी 1st April ही देखेंगे। और पेमेंट कब कर रहा है वो? 6th May को। अर्लियर क्या हो गया? 1st April। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1st April। कैसे देखो? पूर्व लॉजिस्टिक्स एक्सरसाइज ऑप्शन टू पे जीएसटी 12% फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में एप्लीकेबल टू द करंट फाइनेंशियल ईयर इफ इनवॉइस जो है वो इशू हो रहा है विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? डेट ऑफ इशू इनवॉइस या फिर डेट ऑफ रिसीप्ट टू द पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। लेकिन अगर वो टाइमली नहीं इशू हो रहा है, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, डेट ऑफ रिसीप्ट व्हिचएवर इज अर्लियर। अब यहाँ पे देखो फॉर जनरल सर्विसेज जो जीटी सर्विसेज एंड एफसीएम दैट टैक्स इनवॉइस मस्ट बी इशूड विद इन 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ सप्लाई। यहाँ पे 45 डेज लिमिट जो किसको होती है? बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को होती है। डेट ऑफ प्रोविजन क्या? 1st April एंड सबसे फर्स्ट में होना चाहिए, लेकिन हो रहा है 5th May को। तो इसलिए हम 6th में और 1st में कंपेयर कर, सॉरी 1st April को कंपेयर करेंगे, विच इज 1st April विल बी योर आंसर। ठीक है, नाउ देखो
GDA can choose FCM at the rate 5% without ITC or 12% with ITC if no FCM option exercise. RCM apply करता है 5% payable with the recipient if recipient is among 7 specified entities. GDA services to unregistered individual या CTP exempt होता है. टाइम ऑफ सप्लाई की अगर 30 डेज इनवॉइस विंडो अगर है तो 45 बैंक के लिए कंपेयर करेंगे इनवॉइस पेमेंट को नहीं तो सर्विस पेमेंट. केस स्टडी 2 उसका केस स्टडी 1 का फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन वाज इंपॉर्टेंट. ओके नाउ Question number 4. Compute the taxable value supply for the canteen services provided by Miss Chanchla. ओके हमें क्या बताना है कैंटीन सर्विसेज के लिए वैल्यू बतानी टैक्सेबल वैल्यू बतानी है टैक्सेबल. चलो ठीक है. चंचला क्या है मिसेस चंचला है डॉक्टर है प्रोफेशन से रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी एज अ मंथ रिटर्न फाइलर. उसने इन पेशेंट फैसिलिटी या हॉस्पिटल के अंदर जहाँ पे रूम चार्जेस जो है वो 3000 पर डे. चंचला प्रोवाइडेड ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिसीजेस अलग अलग डिसीज की वो क्या देती है ट्रीटमेंट देती है. In her hospital, apart from that, she also provided the following services. Okay, they did plastic surgery, ambulance, renting of space. She also consulted in other hospitals. Also received 40 lakh and as consultancy fee from the other hospitals. ठीक है दूसरे हॉस्पिटल से उसका पैसे मिलते. She also provide canteen facility. ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा 55 लाख का इनपेशेंट को दिया है. क्या ये एग्जाम्प्ट होगा टैक्सेबल होगा? दिस इज एग्जाम्प्ट ऑब्वियसली. क्यों इनपेशेंट अगर कैंटीन होती है तो उसको एग्जाम कर देते हैं. फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एज पर द एडवाइस ऑफ न्यूट्रिशन. 35 पेशेंट्स हु आर नॉट एडमिटेड. मेरा पेशेंट्स होने से मतलब होता है कि खाली कि इन पेशेंट आउट पेशेंट का मतलब नहीं. अगर जो हॉस्पिटलाइज्ड है जिनको लिया गया है केयर में हॉस्पिटल के खाली वो एग्जाम होते हैं. लेकिन अगर बाहर से कोई आ रहा है खाली बुखार है सिर्फ दवाई लेने के लिए आ रहा है कुछ भी है तो आउट पेशेंट जो एडमिट नहीं करे गए उनके लिए वो क्या होता है टैक्सेबल होता है. उनके लिए एग्जाम नहीं होता. और बाकी जो विजिटर्स है उनके लिए तो होता ही टैक्सेबल है. तो इतना हो गया 25 and 35 60,000. अरे तो 60,000 आपका आंसर आ. ठीक है. Healthcare services provided by a clinical establishment and authorized medical practitioner or paramedics are exempt from GST. और फूड सप्लाईज में देखो क्या आता है उसमें बोलते हैं कि सप्लाई ऑफ फूड टू इनपेशेंट एडवाइज बाय डॉक्टर्स या न्यूट्रिशनिस्ट वो इंटीग्रल पार्ट होता है हेल्थ केयर सर्विस का. वो कंपोजिट सप्लाई कहलाता है. इसलिए हेल्थ केयर जो होता है प्रिंसिपल सप्लाई होता है तो फूड जो है वो क्या होता है एग्जाम्प्ट. लेकिन जो फूड आउट पेशेंट्स को दिया गया है जो एडमिटेड नहीं है विजिटर्स है उनके लिए क्या होगा वो नॉट अ पार्ट ऑफ कंपोजिट हेल्थ केयर सर्विस. इंडिपेंडेंट सप्लाई मानी जाएगी और वो टैक्सेबल होगी. तो यानी कि क्या 35 and 25 will be 60,000 will be a taxable supply. Now question number 5. Maximum time permissible for rectification of error committed in the month return of the June. जून में हमसे कोई गलती हो गई होगी उनसे कोई गलती हो गई होगी हमें बताना है कि मैक्सिमम टाइम जो परमिसिबल है ठीक करने के लिए एरर. She filed GST 3B for the month of June with some errors. GST 3B की बात हो रही है. She filed an annual return for the said financial year on the 31st October. ठीक है. फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ड्यू जो है वो एनुअल रिटर्न कब होगा 31 दिसंबर होती है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. ओके 31 दिसंबर ड्यू था लेकिन 31 अक्टूबर को उसने भर दिया. ठीक है. अब इसमें टाइम लिमिट क्या होती है कि आपने जब भी एनुअल रिटर्न भरी earlier of annual return date, filing of annual return date or 30th November, whichever is earlier. इसमें दिसंबर मत ले लेना गलती से. ठीक है. तो इनमें से अर्लियर कौन सा है फाइल कब फिर उसने एनुअल रिटर्न हमने इसमें 31 दिसंबर नहीं लेंगे. इसमें जब उसने हकीकत में भरी वो लेंगे दैट इज 31 अक्टूबर. तो क्या आ जाएगा 31 अक्टूबर और 30th नवंबर में से 31 अक्टूबर विल बी योर टाइम ऑफ ड्यू डेट. सॉरी लास्ट डेट हो गया. ठीक है. देखो क्या आ जाएगा आपका 31 अक्टूबर उधर एक्सचेंज. देखो as for section 39 of the CGST Act, if any registered person discovers any omission तो वो दिखते ही गलती वगैरह करिए incorrect particulars वगैरह उसने रिटर्न में GST 3 में तो वो रेक्टिफाई कर सकता है omission को return the return to be filed month या quarterly during which omission जो है वो नोटिस होती है. मैक्सिमम कट ऑफ डेट क्या होती है आपकी 30th नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर या फिर एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रेलेवेंट एनुअल रिटर्न. ठीक है. GST 9 जब भरते तो फिर 30 नवंबर थी और 31 अक्टूबर से अर्लियर क्या हो जाएगा 31 अक्टूबर थी नेक्स्ट फाइनेंशियल नेक्स्ट ईयर.
और मैं बार बार ही बोल रही हूँ इसको 30 नवंबर लेना, दिसंबर मत ले लेना गलती से। और हाँ, अक्टूबर 31 अक्टूबर लेना, इसको नवंबर मत ले लेना कि भाई ड्यू डेट उसकी होती है, ड्यू डेट से नहीं होता, जब एक्चुअली फाइल क्या वो होता है, उससे कंपेयर करना होता है। नेक्स्ट डेट में the following service provided by चंचला एंड हॉस्पिटल इज exempt, तो हम ये तो इसमें से बता देंगे कौन सा exempt है कौन सा नहीं है। देखो, प्लास्टिक सर्जरी टू एनहांस द ब्यूटी, प्लास्टिक सर्जरी कभी भी exempt नहीं होती। एम्बुलेंस सर्विसेज, यस इट इज exempt। रेंटिंग ऑफ स्पेस टू रन मेडिकल स्टोर, नहीं। कंसल्टेंसी सर्विस बाय मिस्टर चंचला एंड अदर हॉस्पिटल, यस इट इज होती है। ठीक है, क्या आ गया आपका 2 और 4? 2 और 4 देखो, healthcare services by clinical establishment authorized by medical authorized medical practitioner exempt। जो प्लास्टिक सर्जरी है वो ब्यूटी एनहांसमेंट के लिए करा है, क्लोज कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी होती है वो एक्सक्लूडेड होती है हेल्थ केयर सर्विसेज से, और वो टैक्सेबल होती है अनलेस अंडरटेकन टू रिस्टोर और रिकंस्ट्रक्ट एनाटॉमी affected by the congenital defects। ठीक है, डेवलपमेंट abnormalities, trauma और disease, here it is purely for the enhancing patient beauty, कि हमें जरूरत नहीं थी बस हम करवा रहे हैं, तो टैक्सेबल हो गया। एम्बुलेंस सर्विसेज ऑब्वियसली एक्सप्लिसिटली इंक्लूड होता है, जिसमें एग्जाम्प्ट हेल्थ केयर सर्विसेज है। रेंट करना स्पेस को मेडिकल स्टोर के, तो वो क्या है, कमर्शियल रेंटिंग हो गई, तो हेल्थ केयर सर्विस में नहीं है, वैसे वो टैक्सेबल है। और दूसरी सर्विस, हॉस्पिटल में जाके कंसल्टेंसी सर्विसेज अगर ले रहे हो, सर्विस प्रोवाइड बाय एन ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, डॉक्टर, हेल्थ केयर कैपेसिटी में कर रहे हो तो एग्जाम्प्ट है। ठीक है, नाउ इंडिपेंडेंट चैनल और एमसीक्यू आ गया आपके पास। देखो क्या है, लेनो लिमिटेड रजिस्टर्ड इन द जीएसटी इज बैलेंस ऑफ 90,000, 90,000 कोई बैलेंस है ईसीएल में। ठीक है, ईसीएल में उसके पास 90,000 है, फाइन। 85,000 उसके पास है ईसीएल में, ओके, इलेक्ट्रॉनिक लेजर, और कैश लेजर में उसके पास है 85,000। अब क्या बोल रहे हैं, लाइबिलिटी जीएसटी एंड ऑफ द पेनल्टी जो 20,000 की, जो कि कैश से जाएगी, सबको पता होता है जो पेनल्टी वो हम खाली कैश लेजर से ही भर सकते हैं, क्रेडिट लेजर से कभी भी नहीं जाते। आउटपुट है 55,000 की, जो हम दोनों में से किसी में से भी दे सकते हैं 55,000, राइट, यही होता है। ठीक है, आगे द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू द यूटिलाइजेशन ऑफ, ओके, यूटिलाइज कैसे करेंगे ठीक है, देखते हैं। इंटायर लाइबिलिटी कैन बी सेट ऑफ यूजिंग बैलेंस ऑफ ईसीएल, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से हम इंटायर लाइबिलिटी भर सकते हैं, इंटायर लाइबिलिटी पेनल्टी भी। क्या हम पेनल्टी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से भर सकते हैं? नहीं भर सकते, तो ऑब्वियसली फिर फर्स्ट वाला हमारा इनकरेक्ट हो गया। सेकंड बोला है, इंटायर लाइबिलिटी कैन बी सेट ऑफ बाय यूजिंग द बैलेंस ऑफ ईसीएल। देखते हैं 85,000 वैसे तो भर सकते हैं, देखो कैश से हम लाइबिलिटी भी भर सकते हैं, पेनल्टी भी भर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 85,000 है, माइनस करो 55,000, पहले तो 20,000 करो, कितना आएगा 55, नहीं 65,000, 65,000 माइनस 55 करो, आपके पास बच रहा है, तो हैंड्स अप कर सकते हो, सेकंड वाला तो ठीक हो गया। उसके बाद है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर बैलेंस कैन बी यूज्ड ओनली फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स। जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है उसको खाली हम पेमेंट कर सकते हैं आउटपुट टैक्स की, हम पेनल्टी नहीं कर सकते, राइट, एकदम ठीक बोल रहे, खाली हम उसे आउटपुट टैक्स कर सकते हैं, पेनल्टी वगैरह नहीं भर सकते। ठीक है, आगे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, कैश लेजर जो है वो यूज हो सकता है ओनली फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ पेनल्टी, नहीं, ओनली उसके लिए नहीं होता, हम कैश लेजर से किसकी पेमेंट भी कर सकते हैं, लाइबिलिटी, दूसरी लाइबिलिटी की भी कर सकते थे, ये गलत हो गया, तो यानी 2 and 3 करेक्ट, 2 and 3 सी बार। देखो, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर सेक्शन 49(4), रीड विद रूल 86, द अमाउंट अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जो है वो खाली हम उसको यूज कर सकते हैं पेमेंट आउटवर्ड्स आउटपुट टैक्स under CGST, SGST, UTGST, IGST, if cannot be used to it cannot be used to pay interest, interest नहीं दे सकते, उसमें पेनल्टी नहीं दे सकते, फी टैक्स अंडर आरसीएम नहीं दे सकते, सभी कैश से होता है, उससे 3 जो है वो करेक्ट है। और ईसीएल में क्या होता है, अमाउंट ईसीएल में जो है वो हम यूज कर सकते हैं पे करने के लिए आउटपुट टैक्स को, इंटरेस्ट को, पेनल्टी को, फी को, अदर अमाउंट अंडर जीएसटी हो, तो इसलिए सब कुछ पे हो सकता है उससे, ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, Mint Limited registered under GST is engaged in providing warehousing services of rice। ठीक है, किसकी सर्विसेज है वो, राइस की, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे। मिस्टर घनश्याम फ्रॉम Fazilka undertook the warehousing services from Mint Limited। Mint Limited charged 15,000 as consideration for the said services। उसने कितने लिए, 15,000 लिए, उसने क्या कर दिया, वेयर हाउस को, वेयर हाउसिंग सर्विसेज को वो किया है, लिया है, अंडरटुक किया है। तो अब देखो, बट इट डज नॉट डिड नॉट यू इशू एनी डॉक्यूमेंट, लेकिन उसने कोई भी इशू नहीं किया डॉक्यूमेंट। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, जो मिंट लिमिटेड है वो रजिस्टर्ड है जीएसटी में, और वो वेयर हाउसिंग सर्विसेज देता है,
और उसने घनश्याम ने ले ली वेयर हाउसिंग सर्विसेज उससे, और उसने उसे 15,000 रुपये लिए वेयर हाउसिंग सर्विसेज के, पर उसे कोई भी डॉक्यूमेंट इशू नहीं किया। इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? क्या नॉट रिक्वायर्ड टू इशू, रिक्वायर्ड टू इशू, इशू टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई या पेमेंट वाउचर? क्या चाहिए होता है? क्या देना हो उसको? देखो देना तो पड़ेगा, नॉट रिक्वायर्ड नहीं बोल सकते, और पेमेंट वाउचर भी नहीं। अब टैक्स इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई क्या आएगा? बिल ऑफ सप्लाई होगा। क्यों? वाई बिल ऑफ सप्लाई? बिकॉज एग्जामिनेशन स्टेटस देखो, क्योंकि जो वेयर हाउसिंग है ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वो क्या है? एग्जाम्प्ट है, राइट? राइस एग्जाम्प्ट होता है, राइट? वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तो राइस एग्जाम्प्ट हो गया। अब एग्जाम्प्ट है तो उसपे जो है हम क्या लगा देते हैं? पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम, तो उसमें बिल ऑफ सप्लाई लगता है, टैक्स इनवॉइस नहीं लगता। टैक्स इनवॉइस तब होता अगर वो टैक्सेबल होता तो, ठीक है? इसलिए नॉट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी क्वेश्चन 10 मार्क का क्वेश्चन। ओके, डिटेल्स हमें दे रखे बहुत बड़ा है तो देखो, ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी कितना दे रखा है? बिगिनिंग मतलब सितंबर 24, सीजीएसटी 20,000, एसजीएसटी 50 और आईजीएसटी 75,000 दे रखा है। रेट ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल ऑन द बोथ इनवर्टेड नॉर्मल सप्लाई ऑफ द जीएसटी दे रखा है 9, 9 एंड 18% एक्सेप्ट वेयर अदरवाइज प्रोवाइडेड। ऑल द फिगर्स मेंशन अबव आर एक्सक्लूसिव टैक्सेस सब्जेक्ट टू इन्फॉर्मेशन गिवन अबव। जो आईटीसी क्लेम कर सकते हैं वो कर सकते हैं हम, उसमें मतलब सारी अपनी कंडीशन फॉलो कर रखी है। इनवर्ट सप्लाईज आर यूज्ड टू फॉर टैक्सेबल गुड्स ओनली, और नोट्स देने हमें। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ नेट मिनिमम जीएसटी पेबल इन द कैश बाय एवर्शन प्राइवेट लिमिट फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2024। ठीक है, चलो इनवर्ट सप्लाईज है, आईटीसी के लिए देखना है। ये हमारी आउटवर्ड सप्लाईज। क्या करता है एवर्शाइन? रजिस्टर्ड सप्लायर लोकेटेड इन जयपुर राजस्थान, एंगेज इन टैक्सेबल सप्लाई पैकेजिंग गुड्स एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज देता है, और वेरियस एक्टिविटीज अंडरटेकन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर 2024 दे रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखे ऊपर? कंप्यूटेशन ऑफ मिनिमम नेट जीएसटी पेपर इन द कैश बाय एवरशाइन प्राइवेट लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2024, और 99% एसजीएसटी सीजीएसटी यानी कि आईजीएसटी 18%। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पर्टिकुलर की, सप्लाई ऑफ गुड ऑफ 18 लाख। 18 लाख रुपीज को उसने क्या भेजा? सामान टू वैदेही एंटरप्राइजेज रजिस्टर्ड पर्सन ऑफ उदयपुर राजस्थान। उदयपुर का ये यानी ये क्या हो गया? इंट्रा। Further rupees 50,000 are received from Vaidehi towards the freight charges. और freight charges मिले as agreed to deliver the goods at Vaidehi enterprise premises which was not included in the value. तो क्या ये इंक्लूड होंगे? Yes, इंक्लूड हो जाएगा 50,000। क्यों नहीं होगा? फ्रेट तो इंक्लूड होता ही है। Yes, तो हमारा ये भी इंक्लूड हो जाएगा। 1850 का 9% करोगे तो कितना आएगा? 166,500, तो वो हम लिख देंगे। चलो देखो, सप्लाई टू वैदेही इंटरप्राइजेस उधर बेसिक वैल्यू कितना? 18 लाख है, फ्रेट ऐड कर देंगे 50,000 का। ठीक है, 50,000 का इंक्लूड किया तो 1850,000 आ गया। यहाँ पे 50 लाख है, उसको मिसप्रिंट हो गया, इसको 50,000 कर लो बेटा। ठीक है, तो आपका देखो कितना है? 16,500, 16,500। नाउ और क्योंकि फ्रेट क्यों मान दी? क्योंकि वो कंपोजिट सप्लाई होता है तो वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई के साथ ही मानेंगे। ठीक है, ओके। नाउ सप्लाई ऑफ गुड्स वर 35 लाख टू कैल, ओके, एग्जाम अ रजिस्टर्ड पर्सन ऑफ प्रयागराज उत्तर प्रदेश, यूपी। राजस्थान से यूपी। Further, the amount of 60,000 charged separately not included above on account of municipal taxes levied in relation to such outward supply. क्या होगा? हमने ऊपर मतलब पिछली वाली जो हमने किया था, क्या बोलते हैं, MTP 6 किया था, उसके अंदर मैंने आपको एक बात बताई कि म्युनिसिपल टैक्सेस ऐड होते हैं, इंक्लूडेबल होते हैं वैल्यू, सिंस इट इज अ टैक्स लेविड अंडर लॉ अदर देन जीएसटी लॉ है, तो इसलिए वो चार्ज होगा सेपरेटली। तो इसलिए 35,60,000 जो होगा टैक्सेबल, और यूपी में है तो इसलिए क्या होगा? इंटर, डेट विल बी इंटर। देखो, सप्लाई टू द कैलकुलेशन प्रयागराज यूपी, बेसिक वैल्यू आपकी 35 है, म्युनिसिपल टैक्सेस ऐड हो जाएंगे 60,000 के, तो 35 60 हो गया। इंटर स्टेट है तो इंटीग्रेटेड जीएसटी आप दोगे। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू सनशाइन लिमिटेड रजिस्टर्ड पर्सन इन जोधपुर। जोधपुर अगेन राजस्थान आ गया आपके पास। ठीक है, आपका क्या आ गया? ये इंट्रा
आ गया। बिफोर डिस्काउंट फॉर 6 लाख, डिस्काउंट से पहले वो 6 लाख था, फर्दर डिस्काउंट दिया गया 30,000 व्हिच हैज बीन गिवन एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस एंड ड्यूली रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस, इनवॉइस में भी रिकॉर्डेड था। तो यानी कि 6 लाख माइनस 30,000 कर दोगे, ये आपके लिए न्यू है एक्चुअली, क्योंकि ये सब पहले नहीं था, राइट। अभी तक जितने हमने किए 6 तक किए, उसके अंदर ऐसे हमें चेंज नहीं करनी पड़ती, एड लेस नहीं करना पड़ता, यहाँ पे साथ साथ में दे रखी है, तो आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई का साथ साथ में नॉलेज हो रहा है। अब ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों कॉन्सेप्ट के टेस्ट हो गए, रेदर देन गिविंग 2 क्वेश्चंस अलग अलग, कि पहले जीएसटी निकालो, फिर उसका सेकंड ए, या फिर आपका सेकंड क्वेश्चन होता था कि वैल्यू सप्लाई निकालो किसी और। तो आपका ये टेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो देखो 6 लाख माइनस 30,000 विच विल बी 570, क्या होगा डिस्काउंट, क्योंकि पहले से ही रिकॉर्डेड था ऑलरेडी, तो इसलिए हम उसको माइनस करके दे देंगे, तो 570 का 9% हो जाएगा, ठीक है। देखो सर्विसेज टू सनशाइन लिमिटेड जोधपुर में वैल्यू 6 लाख है, डिस्काउंट 30,000। ओके, इंट्रा अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी लिख सकते हो नोट, नहीं तो अलग से ही नोट बना के आप ऐसे मेंशन कर दो, नोट 1 2 3, इट्स अपॉन यू। वैसे मेरी एडवाइस ये रहेगी कि यहीं पे लिख दो, ताकि इजी रहता है आपको भी, और जो एग्जाम वो है आपके टीचर चेकर है उसको भी इजी रहेगा, वैल्यूएटर को, ठीक है। चलो, सर्विसेज सनशाइन लिमिटेड वैल्यू 6 लाख एंड 30,000, इंटरेस्ट रेट 570, और दे दिया हमने सीजीएसटी एसजीएसटी। नाउ फोर्थ, it delivered the goods worth 2 lakhs to जीवन सॉल्यूशंस, कितने दिए हैं, जीवन सॉल्यूशंस को 2 लाख रुपए दिए हैं, ठीक है। रजिस्टर्ड लोकेटेड है बीकानेर, बीकानेर अगेन राजस्थान, ऑन द डायरेक्शन ऑफ रघु, ओके, रघु से, तो ये तो बिल्ड टू शिप टू हो गया। रजिस्टर्ड पर्सन इन मुंबई, मुंबई ने बोला था, मुंबई वाले ने बोला था कि बीकानेर में रेंट टैक्स इनवॉइस जो है वो किसके नाम पे है, वर्षन प्राइवेट लिमिटेड टू रघु एंटरप्राइजेस मुंबई महाराष्ट्र। अब बताओ ये इंडिकेटेड है कि इंट्रा है, मतलब इंट्रा है या इंटर है, बिल्ड शिफ्ट टू मॉडल हो गया। उसमें क्या होता है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ अ थर्ड पर्सन एट हुज इंस्ट्रक्शन द गुड्स आर डिलीवर्ड बाय सप्लायर टू रिसीव, उसको मानते हैं, किसको मानते हैं, जिसने बोला है करने को, किसने बोला है करने को, मुंबई वाले ने बोला है, तो यानी क्या हो गया, इंटर हो गया, ठीक है। तो इंटर इंटर हो गया तो आईजीएसटी लग जाएगा 2 लाख पे, ठीक है, ध्यान रखना। देखो बिल्ड टू शिफ्ट टू मॉडल, गुड्स डिलीवर्ड टू जीवन सॉल्यूशंस ऑन द डायरेक्शन रघु एंटरप्राइजेस मुंबई, इंटरस्टेट हो गए 2 लाख का 36,000, तो हमारा टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आ गई। नाउ अब हमें दे रखी है इनवर्ट सप्लाई, सबसे पहले है परचेज रॉ मटेरियल, क्या किया है, रॉ मटेरियल खरीदा है, कितने का, 20 लाख का, पीक्यूआर से लिया, जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर लोकेटेड एट कानपुर उत्तर प्रदेश, अगर क्या हो गया, अब ये इंटर हो गया, यूपी से लिया, गुड्स वर्थ 1 लाख आउट ऑफ द टोटल परचेज पर नॉट रिसीव्ड इन द मंथ में नहीं मिला, अगर नहीं मिला तो हम नहीं लेते, गुड्स है ना एडवांस में नहीं लेंगे, तो खाली 19 लाख लिखेंगे, ठीक है। 19 लाख इंटर में 18%, 1 लाख के लिए आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि रिसीव नहीं हुआ, अगले मंथ जब रिसीव हो जाएगा तब हम ले लेंगे। और प्लेस ऑफ सप्लाई की होगी मूवमेंट्स ऑफ गुड्स जहाँ पे टर्मिनेट होते हैं, ठीक है। तो देखो रॉ मटेरियल फ्रॉम पीक्यूआर 20 लाख लेस गुड्स नॉट रिसीव्ड 1 लाख 19 लाख 340 आईजीएसटी में। नाउ परचेज मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए हमने मशीनरी खरीदी है, ठीक है। उसमें क्या 2 लाख की एमपीक्यू से रजिस्टर्ड डीलर लोकेटेड एट बेंगलुरु कर्नाटका, कंपनी हैज क्लेम्ड डेप्रिसिएशन अंडर इनकम टैक्स, भाई तूने डेप्रिसिएशन की ले लिया, आईटीसी मिलेगा, अब नहीं मिलेगा, इंक्लूडिंग द जीएसटी कॉम्पोनेंट, जीएसटी कॉम्पोनेंट पे भी उसने क्या ले लिया, डेप ले लिया, अब डेप ले लिया तो भाई तुम्हें आईटीसी, अगर डेप नहीं ले तो आईटीसी मिल जाता, अब तुमने आईटीसी नहीं मिलेगा क्योंकि तुमने डेप ले लिया, ठीक है, तो नीला आ जाएगा। परचेज ऑफ मशीनरी आईटीसी नॉट अवेलेबल क्योंकि डेप्रिसिएशन हैज बीन क्लेम्ड ऑन जीएसटी कॉम्पोनेंट, देखो डेप्रिसिएशन क्लेम्ड ऑन जीएसटी कॉम्पोनेंट ले लिया तो इसलिए नील नहीं। नाउ थर्ड परचेज ट्रक वर्थ 15 lakh फ्रॉम जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर लोकेटेड अजमेर राजस्थान फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इट्स गुड, जीएसटी जो है वो ट्रक का है 14, 14 एंड 28, ओके। इसका अलग से दे रखा तो हम अलग से लिखेंगे, इसका क्या होगा, ये इंट्रा होगा क्योंकि राजस्थानी डेप्रिसिएशन हैज बीन क्लेम्ड ऑन सेट ट्रक अंडर इनकम टैक्स एक्ट, नो डेप्रिसिएशन, इस पे नहीं लिया, नहीं लिया तो हेंस हम इस पे दे देंगे, आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा। ऐसे किसके लिए हो,
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इट्स गुड के लिए, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए, तो 15 लाख में 14% का लग जाएगा, विच इज 2,10,000 इंट्रा स्टेट परचेज। ठीक है, देखो परचेज ऑफ ट्रक अजमेर से 15 लाख का 14%। नाउ परचेज कार हैविंग सीटिंग कैपेसिटी 7% की, 7% की है भाई, 13 से कम है। कॉस्ट 10 लाख की है, जीएसटी एक्सक्लूड नहीं होता है। मीर ऑटोमोबाइल से लिया है, जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर है, लोकेटेड राजस्थान फॉर यूज ऑफ इट्स डायरेक्टर फॉर ऑफिशियल पर्पस। डायरेक्टर के लिए या ऑफिशियल पर्पस के लिए, कोई मतलब नहीं है हमें, हम नहीं देंगे। तो क्यों? 13 से कम है, 13 से कम है, ब्लॉक हो जाएगा आईटीसी आपके लिए। ITC on the motor vehicle for transportation of person with seating capacity less than 13% is blocked except when used for specified purpose। अगर वो उसके लिए आती है, जैसे उसका खुद का मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होता है, या खुद की अगर मोटर कार के कुछ होता है, इंश्योरेंस वगैरह होता है, तो बात अलग थी। नाउ परचेज गुड्स वर्थ 5 लाख फ्रॉम DEF बिल्ड वेल प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड पर्सन ऑफ जयपुर। अगेन जयपुर आ गया, यानी आपका ये क्या हो गया, इंट्रा हो गया। परचेज गुड्स वर्थ 5 लाख, 5 लाख खरीदे कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एडिशनल फ्लोर, कंस्ट्रक्शन के लिए खरीदे एडिशनल फ्लोर फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए। अमाउंट हैज बीन कैपिटलाइज इन द बुक्स। भाई कैपिटलाइज क्यों करते हो तुम? और किसके लिए यूज है? वैसे भी कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और प्लांट एंड मशीनरी के अलावा, और वो भी कैपिटलाइज करते हो, वो ब्लॉक होता है, उस पर आईटीसी नहीं मिलता है। आईटीसी नहीं मिलेगा इस पे, क्यों? क्योंकि गुड्स ऑफ फैक्ट्री फॉर कंस्ट्रक्शन के लिए वो भी कैपिटलाइज है, तो ब्लॉक। तो आपका टोटल एलिजिबल कितना आ गया? 230, 260 एंड 470। ओके, आपका सीजीएसटी एसजीएसटी डिफरेंट क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है क्योंकि ओपनिंग में कुछ दे रखा था हमें, देखो 20, 50 और 75, तो वही इसने लिख रखा है यहाँ पे, तो 20, 50 और 75 इसमें डिफरेंट आ रहा था। देखो अब सही हो जाएगा, मैच हो जाएगा, भाई 230 और 260 आ जाएगा। नाउ 230, 260 और 417 इसका आ गया, और हमारा आउटपुट ये आ गया। आउटपुट वाले जीएसटी जो है, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी इतनी आ गई, तो हम इनको सेट ऑफ करते। देखो आउटपुट वाली आ गई, सेट ऑफ करा हमने। सबसे पहले किसको करते हैं? आईजीएसटी को 417 दे रखा है, 417 किया, कितना बचा? 259, 800। अब 230 वाले को देखो, इसका 217 ही है, 217 किया, और इसका भी 217 ही है, तो इसको हमने 217 किया। अब बच गए, इसमें कितने बचे? इसमें हमारे देखो 230 में से 217 किया हमने, तो हमारा 12,200 बच गया, और इसमें हमारा 42,200 बच गया। तो हम इससे कर सकते हैं, इसको करो। देखो 42,200 किया, 12,200 इसमें किया, जो बचे हुए थे, तब भी हमारा आईजीएसटी 2,05,400 बच रहा है। तो अब क्या करेंगे? क्या करेंगे इसका? इसको हम कैश में दे देंगे आईजीएसटी को, मिनिमम नेट जीएसटी पेबल इन कैश। ठीक है, अब देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट, वो सब तो कर लोगे, ये लिखना इम्पोर्टेंट है। देखो सबसे पहले फ्रेट चार्जेस, एज द सेक्शन 15 एनी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस जो भी आते हैं बाय द सप्लायर, जो चार्ज होते हैं टू द रिसिपिएंट सच एज डिलीवरी फ्रेट फ्रॉम पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ supplies since supplier agreed to deliver goods at recipient premises, तो composite supply हो गई। अब लोकेशन ऑफ सप्लायर के जयपुर और प्लेस ऑफ सप्लाई के उदयपुर, तो क्या हो गए? इंट्रा स्टेट हो गया, दोनों ही राजस्थान में। म्युनिसिपल टैक्सेस देखो क्या होती है, एनी टैक्स ड्यूटीज सेस या रिलीव अदर देन जीएसटी इंक्लूड होते हैं ट्रांजेक्शन वैल्यू में। लोकेशन ऑफ सप्लायर के जयपुर, प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रयागराज, तो क्या हो गया? इंटर हो गया, अलग अलग हो गया, यूपी राजस्थान। डिस्काउंट में देखो क्या होता है, टाइम ऑफ सप्लाई के वक्त होते हैं, रिकॉर्ड हो रखा है इनवॉइस में, तो हम अलाउ कर देते हैं डिडक्शन, तो वही अलाउ हो जाएगी। बिल टू शिप टू मॉडल में क्या होता है? वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड टू द थर्ड पर्सन ऑन डायरेक्शन ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन, द प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द थर्ड पर्सन जिसने डायरेक्शन दी है। तो इसलिए मुंबई, और वो राजस्थान का था, तो इंटर स्टेट हो गई। Then a receipt of goods condition. So ITC can claim only on the goods actually received, जो रिसीव हुआ है हमें, जैसे 19 लाख पे होगा, 20 लाख पे नहीं होगा, 1 लाख पे नहीं होगा।
18% लग गया। डेप्रिसिएशन ऑन जीएसटी कॉम्पोनेंट क्या है? इफ डेप्रिसिएशन हैज बीन क्लेम्ड इन द टैक्स तो फिर हमें आईडीसी नहीं मिलता है। ट्रक और गुड्स ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? मोटर व्हीकल है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स आर नॉट ब्लॉक अंडर सेक्शन 70। ठीक है, फुल आईडीसी अवेलेबल, हमें दो दस मिल जाएगा। मोटर कार के लिए लेकिन क्या होता है? मोटर व्हीकल को ट्रांसपोर्टेशन पर्सन अप्रूव सीटिंग कैपेसिटी है 13 से कम, तो इसलिए यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। even if it यूज फॉर ऑफिशियल बिजनेस पर्पस के लिए बोला। इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसमें क्या होता है? आईटीसी ऑन गुड्स रिसीव फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, एडिशनल फैक्ट्री फ्लोर कर रहे हैं हम, और वो भी ओन अकाउंट यानी कैपिटलाइज कर दिया हमने, तो वो ब्लॉक होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1B, you are required to compute the taxable value of supply on which GST is to be paid by Mr. Ravindra for month of January. All the amounts stated above are exclusive of the GST. Wherever applicable, suitable note should form part of your answer. ठीक है, देखो, मिस्टर रविंद्र रजिस्टर्ड पर्सन इज भोपाल में मध्य प्रदेश इज प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले अपॉइंटेड, ही वाज अपॉइंटेड बाय रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी एज अ चीफ सिलेक्टर ऑफ हॉकी टीम एंड रिसीव 5 लाख इज रेम्यूनरेशन। उसको रेम्यूनरेशन मिला कितना? 5 लाख का। क्या करेगा? इज इट टैक्सेबल और नॉट? बताओ। एग्जाम्प्ट होता, होता एग्जाम्प्ट होता अगर 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 services provided to a recognized sport body by an individual as a player, referee, umpire, coach या टीम मैनेजर। ठीक है, लेकिन वो कैसे आया? चीफ सेलेक्टर के रूप में आया, बेशक रिकॉग्नाइज थी, फिर भी नहीं माना जाएगा उसको, ये हो जाएगा आपका टैक्सेबल। क्यों? क्या कि वो क्या होता है? या तो प्लेयर होता, खेलने वाले होता है, या फिर उसका कोच होता प्लेयर्स का, या एम्पायर होता, या रेफरी होता, टीम मैनेजर होता, टीएम होता, तो वो एग्जाम होता। और कुछ भी है तो फिर वो एग्जाम नहीं है। ठीक है, ये टैक्सेबल हो गया। उसके बाद है सर्विसेज ऑफ प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट वाज प्रोवाइडेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट रेजिडेंशियल यूनिट ऑफ 1,80,000। प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ओरिजिनल वर्क के लिए सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट है। बताओ, सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट वेरी इंपॉर्टेंट। कहा गया? कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है रेसिडेंशियल, कोई सोसाइटी नहीं बना रहे, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहे। अब बताओ क्या होएगा? इट इज एग्जेम्प्ट। ठीक है, एग्जेम्प्ट है। क्यों? क्योंकि सर्विसेज ऑफ प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ओरिजिनल वर्क pertaining to a single residential unit otherwise than a part of residential complex are exempt। थर्ड है इनकम रिसीव फ्रॉम वेयर हाउसिंग ऑफ शुगर केन 75,000। बता दो फटाफट से। तो नहीं लाएगा, क्यों? क्योंकि शुगर केन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, ये एग्जेम्प्ट आ जाएगा। प्रोवाइड प्योर सर्विसेज टू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ भोपाल फॉर स्लम इंप्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन ऑफ फॉर 6,50,000। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दे रहे हैं, लोकल अथॉरिटी को दे रहे हैं, स्लम इंप्रूवमेंट के लिए, अपग्रेडेशन के लिए दे रहे हैं। वो क्या है? एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है। यू शुड मार्क इट एज इम्पोर्टेंट। ओके, और वो केस स्टडी 1 भी इम्पोर्टेंट मार्क करना, और ये भी इम्पोर्टेंट मार्क करना। क्वेश्चन नंबर 1 में कहाँ है? ठीक है, नाउ ही हैज चार्ज्ड कंसीडरेशन ऑफ 1,25,000 किससे लिए? अगेंस्ट वेस्टर्न म्यूजिक। भाई वेस्टर्न म्यूजिक डांस है, खाली क्लासिकल आर्ट फॉर्म के लिए होता है, म्यूजिक या डांस फॉर्म के लिए एग्जेम्पशन, और वो भी तब अगर वो 1.5 लाख से कम हो। यहाँ पर एक बच्चे से 1.5 लाख से कम तो, लेकिन वेस्टर्न के लिए तो एग्जाम नहीं होगा, टैक्सेबल होगा। ठीक है, फटाफट से देखते हैं इसका सोल्यूशन। रेम्यूनरेशन चीफ सेक्रेटरी के क्या होगा? टैक्सेबल है। और प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट एग्जाम्प्ट है, वेयर हाउसिंग और शुगर केन एग्जाम्प्ट है। और क्या एग्जाम्प्ट है? हमारे प्योर सर्विस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए एग्जाम्प्ट। ठीक है, और कंसिडरेशन फॉर वेस्टर्न म्यूजिक डांस टैक्सेबल। एक बच्चे देखो, चीफ सेलेक्टर सर्विसेज एग्जाम्पशन इज अवेलेबल ओनली टू किसके लिए? प्लेयर, रेफरी, एम्पायर, कोच, टीम मैनेजर, और वो भी किसका? रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी का। एक चीफ सिलेक्टर जो होता है वो कवर नहीं होता स्पेसिफाइड लिस्ट में, इसलिए उसका रेम्यूनरेशन क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? देखो, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशन और इंस्टॉलेशन ऑफ अ सिंगल इंडिपेंडेंट रेजिडेंशियल यूनिट है, तो वो एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर
वो रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के लिए होता तो फिर वो एग्जाम्प्ट नहीं होता, टैक्सेबल होता। वेयर हाउसिंग होता शुगर केन क्यों है, वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए एक्सक्लूसिवली एग्जाम्प्ट होता है। प्योर सर्विस टू द लोकल अथॉरिटी, प्योर सर्विसेज प्रोवाइड टू लोकल अथॉरिटी एमसी लीगो देयर इज अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को देयर भोपाल बाय वे ऑफ activity in relation to the function entrusted to the municipal under Article 243W for the Constitution। slum improvement and upgradation exempt होता है। वेस्टर्न डांस फोक और क्लासिकल होता है 1.5 लाख से कम होता है तो आपका exempt होता है, लेकिन ये वाला क्या हो जाएगा, आपको टैक्सेबल हो जाएगा। now question number 2 as per CGST Act 2017 Vishnu Limited was not mandatory required to get registered, ठीक है, उसको मैंडेटरी नहीं था कि वो रजिस्टर करे ही करे। हाउ उसने जो है ऑप्ट कर लिया वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के लिए और रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया 12 फरवरी को। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उसको मिल गया, ग्रांट हो गया कब, 24 फरवरी को। विष्णु लिमिटेड इज नॉट एंगेज इन मेकिंग इंटर स्टेट आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई, उसको वो इंटर स्टेट में काम नहीं करता था, इंट्रा ही करता है। सीजीएसटी एसजीएसटी लाइबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ फरवरी उसका 31,000 आ रहा है। Vision Limited provides the following information: the goods held in stock on 23rd February 2024। 23 को इतना है, देखते हैं। कैपिटल गुड्स के बारे में है, इनपुट टैक्स है, वैल्यू इनपुट, ओके। आपको करना अमाउंट मेंशन above exclusive of GST, you are required to determine the eligible ITC available and amount of net GST, minimum GST mark, it is very important। क्या करना है आपको, कुछ कुछ याद आ रहा होगा, मतलब पता ही होगा ऑब्वियसली, क्या कि डिटरमाइन द एलिजिबल आईटीसी अवेलेबल, हमें बताने की आईटीसी किस किस के अवेलेबल और अमाउंट ऑफ मिनिमम जीएसटी जो हमें देना पड़ेगा, हमें यानी मतलब विश्व लिमिटेड को देना पड़ेगा कैश के लिए, कैश से मंथ ऑफ फरवरी 2024 के लिए। जिस पर्सन ने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया है आईटीसी में और उसके इनपुट में क्या हो, फिनिश गुड्स या सेमी फिनिश गुड्स स्टॉक में एक दिन पहले डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन से, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो उसको आईटीसी खाली 1 साल तक मिलेगा पहले के, फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ टैक्स इनवॉइस, ठीक है, बाय द सप्लायर। ये बात का ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। देखो मैं करवाती हूँ, धीरे धीरे से बताती हूँ कैसे कैसे होगा। सबसे पहले देखो उसने क्या बोला है, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी हमारी कितनी है, 31,000 बोली उसने, सीजीएसटी भी और एसजीएसटी भी, ठीक है। अब इतनी है हमारी और आईटीसी ढूंढना है हमें, फिर हम आईटीसी उसमें से लेस कर देंगे जो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है, तो हमारी नेट जीएसटी पेबल आ जाएगा, इतना समझ में आ गया। अब मेन मुद्दा जो है वो है कि आईटीसी निकलेगा कैसे, ठीक है, आईटीसी कैसे निकलेगा। देखो उसने सबसे पहले हमें क्या दे रखे हैं, कैपिटल गुड्स procured on 5th February 2024, rate of CGST SGST 6% है, being interstate supply, capital goods। दूसरा इनपुट कंटेन इन फिनिश गुड्स, ठीक है, 13 को। वैल्यू ऑफ इनपुट रिसीव्ड ऑन 10 अक्टूबर, सेमी फिनिश गुड्स है उसके अंदर। इनपुट्स में 1 फरवरी को सेमी फिनिश गुड्स अगेन, उसके बाद 8 फरवरी को फिनिश गुड्स। फिनिश और सेमी फिनिश का समझ में आता है, हमेशा ध्यान रखना, पर्सन टेकिंग वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कैन नॉट अवेल आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स हेल्ड ऑन द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जब भी आपको रजिस्ट्रेशन मिली है उसके एक दिन पहले अगर आपको कोई कैपिटल गुड है उस पर आपको आईजीएसटी सॉरी आईजीएसटी आईटीसी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हमें कैपिटल गुड दे रखा है, क्या इस पर आईटीसी हमें मिलेगा, नहीं मिलेगा, आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है, नहीं मिलेगा। उसके बाद है इनपुट्स प्रोक्योर्ड ऑन 13th of February 2023 और 10 अक्टूबर 2023 और 1 फरवरी 2024 और 8 फरवरी 2024। मैंने क्या बोला, 1 साल तक। हमारी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है बताना जरा, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं, डेट ऑफ इश्यू ऑफ टैक्स इनवॉइस और डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ग्रांट कब हुई हमें रजिस्ट्रेशन, 24th of February। कब हुआ है, 24th of February।
24 फरवरी को हमें ग्रांट हुआ है और ये कब का है हमारा 13 फरवरी। खुद ही बताओ एक साल। देखो ये है 24 फेब 24 और ये हमारा है 13 फेब 23। मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना जा सकता है 24 फेब 23 तक। ये उससे पहले जा रहा है। क्या इस पे आईटीसी मिलेगा हमें? नहीं मिलेगा इस पे भी आईटीसी नहीं मिलेगा। 10 अक्टूबर 2023 इस पे मिलेगा। यस मिल जाएगा। कितना है 2.5 लाख है। 2.5 लाख का कितना कितना परसेंट जितना भी बन रहा हो उतना हम ले लेंगे। देखो जी ये रहा 6%। ठीक है तो इतना हम ले लेंगे। 2.5 लाख का 6% 15,000। और क्या बोलते हैं आपका सेमी फिनिश गुड्स है जिसका जीएसटी बन रहा है आपका 7.5%। 1 फरवरी 2024 मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा। 8 फरवरी को मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा। ठीक है ये है इंटर ये है इंट्रा और ये भी है इंट्रा। अब देखो खिचड़ी को हटा के सब देखो 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 प्रोविजन पढ़ो पहले। क्या बोला है? अ पर्सन हु obtained voluntary registration अंडर सेक्शन 25(3) क्या है वो क्रेडिट ऑफ आईटीसी आईटी ले सकता है कब? इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक जो उसके पास इनपुट है जो स्टॉक में है वो और इनपुट कंटेन इन सेमी फिनिश या फिनिश्ड गुड्स हेल्ड इन स्टॉक। इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक और इनपुट्स कंटेन इन सेमी फिनिश या फिनिश्ड गुड्स। ठीक है ऑन द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे क्या है 23 फरवरी मैंने बोला ना 24 तो 23 इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन 23 फरवरी। वो कहाँ जा रहा है 13 फरवरी। नो कैपिटल गुड्स ये एक्सेप्शन है यहाँ पे क्या की सेक्शन 18 के अकॉर्डिंग अ पर्सन जिसने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया है वो क्लेम नहीं कर सकता आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स एंड ऑन द इफेक्टिव डेट। Capital goods credit is allowed only under section 18 for composition switches exempt to taxable switches। ठीक है अगर कोई स्विच करता है कैपिटल गेन सॉरी कैपिटल गेन के लिए कैपिटल गुड्स उसको तभी आईटीसी मिलेगा कैपिटल गुड्स पे अगर अगर वो कॉम्पोजिशन पे जा रहा है या फिर वो एग्जेम्प्ट है और फिर वो टैक्सेबल पे आ रहा है ना कि वॉलेंट्री। वॉलेंट्री वाले को कैपिटल के लिए नहीं मिलेगा। इज दैट क्लियर? सेकंड 1 ईयर इनवॉइस एज लिमिट होती है मतलब क्या नो आईटीसी शैल बी टेकन इन रिस्पेक्ट फॉर एनी सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज जिसकी एक्सपायरी हो चुकी है 1 साल से ज्यादा फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ द टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस से ज्यादा 1 साल हो गया जो मैं आपको बता रही हूँ। अब यहाँ पे देखो एक और बारी पढ़ो नो आईटीसी शैल बी टेकन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सप्लाई ऑफ गुड्स किसी भी गुड्स का अगर उसकी टैक्स इनवॉइस को 1 साल से ज्यादा यानी वो 1 साल से ज्यादा आपके पास स्टॉक में रखा है। ठीक है अब देखो कैपिटल गुड्स है प्रोक्योर किया हमने 5/2 को कैपिटल गुड्स एलिजिबल क्योंकि कैपिटल गुड्स है। इनपुट्स प्रोक्योर्ड 13/2 को इनवॉइस डेट है 13/2/23। इनएलिजिबल क्यों है क्योंकि इनवॉइस एज जो है वो 1 साल से ज्यादा हो रहा है 23/2/24। इनपुट सेमी फिनिश के एलिजिबल क्योंकि 1 साल से कम है 2.5 लाख 6% 10 इनपुट्स सेमी फिनिश का प्रोक्योर्ड 1/2 को तो एलिजिबल है क्योंकि 1 साल से कम है तो इसको भी मिल जाएगा। ठीक है तो आपको क्या आ रहा है नील नील। एक सेकेंड यहाँ पे नील नील नहीं आएगा। ये आपका क्या कैलकुलेशन हो रहा है डिटरमिनेशन एलिजिबल आईटीसी अवेलेबल ना तो आईटीसी अवेलेबल है आपका एक सेकेंड इनपुट्स इन फिनिश गुड्स ओके सॉरी दिस इज फॉर यू दिस। ठीक है ये इसका है इनपुट्स इन फिनिश गुड्स एलिजिबल जो है 60,000 का 18% तो उस पर लग रहा है इंटर पे। ठीक है तो आपका इतना इतना आ जाएगा ना आपका आउटपुट टैक्स इतना 31,000 दे रखा था दोनों का। अब देखो 26,250 से 10,800 आपका क्या आ रहा है आईडीसी। सबसे पहले आईजीएसटी की बात करते हैं। आईजीएसटी कितनी है 10,800 दोनों में इक्वली बांट दिया हमने। पहले आईजीएसटी होता है सबसे पहले ध्यान रखना मैंने क्या बोला आईजीएसटी देते हैं। आईजीएसटी के लिए हमने आईजीएसटी का कोई हमारे पास लाइबिलिटी नहीं है तो पहले इसको हम खत्म करेंगे। अब हमारे पास इतना इतना बच गया इसको हम देखो 26,250 है 26,250 से हमने 25,600 लिया तो हमारे पास ऑब्वियसली दोनों में नील आएगा क्योंकि ज्यादा हमारा क्रेडिट है हमारे पास ज्यादा तो नील आ जाएगा।
ठीक है, तो हमारे पास 650 अनयूटिलाइज्ड रहेगा। बहुत ध्यान से करना पड़ेगा क्वेश्चन, इजी है बट समझना थोड़ा सा, और प्रोविजन ढंग से लिखना। इनवॉइस वाला मत भूलना 1 साल तक, और ये मत भूलना कैपिटल गुड्स नहीं लगता फॉर वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और इनपुट हेल्ड इन स्टॉक और इनपुट कंटेन सेमी फिनिश्ड और रो, और क्या है कि 1 साल इनवॉइस वाला और नो कैपिटल गुड्स, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 भी, एग्जामिन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस, और हमें बताना है पीओएस, प्लेस ऑफ सप्लाई बतानी है। सबसे पहले है मिस्टर जॉय, एन अनरजिस्टर्ड पर्सन है कोलकाता का, वेस्ट बंगाल, सेंड द कुरियर थ्रू कोलकाता, कुरियर दिया है उन्होंने थ्रू कोलकाता वेस्ट बंगाल बेस्ड मोहन कुरियर एजेंसी से टू हिज सिस्टर मुंबई में। अनरजिस्टर्ड है, कहाँ रहते हैं, वेस्ट बंगाल में। कुरियर से, कुरियर कहाँ का है, वेस्ट बंगाल का। दिया है उन्होंने पोस्ट, किसको दिया है, अपनी सिस्टर को दिया, जो कि कहाँ रहती है, मुंबई महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में रहती है। हम मुझे प्लेस ऑफ सप्लाई बता दीजिए। प्रोविजन, place of supply of service by way of transportation of goods by courier provided to an unregistered person, provided to an unregistered person, ठीक है। तो फिर क्या होता है, is the location at which such goods are handed over for the transportation, जिसको भी हैंड ओवर किया होगा उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए वो हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई, यानी कुरियर वाला, यानी वेस्ट बंगाल। अगर यहाँ पे दिल्ली वाला होता है, चाहे वेस्ट बंगाल से दिल्ली वाले को दे रहा है कि भाई ट्रांसपोर्ट कर देना, तो दिल्ली हो जाती है प्लेस ऑफ सप्लाई। तो वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। नाउ सेकंड, मिस्टर नितिन, an unregistered person resides at Rewa, Madhya Pradesh, books a two-way air journey ticket from Prayagraj, Uttar Pradesh to Jaipur, Rajasthan on 6 September and back. He leaves Prayagraj on 11th for Prayagraj 11 September in morning plane and land in Jaipur for the same day. He leaves Jaipur on the 15th September on the late night and lands Prayagraj next. ओके, हमारी क्या हो रही है, डबल वे की हो रही है, टू वे जानी है। टू वे जाने में क्या बोल रहा है, वो कहाँ से कहाँ तक की है, तो यूपी से राजस्थान, यूपी से राजस्थान, और राजस्थान से यूपी अगेन, यही है, ठीक है। क्या होगा, दोनों की अलग अलग होगी या एक ही होगी, पहले तो ये बताओ, अलग अलग होगी, ठीक है। जब वो कहाँ जा रहा है, place of supply of passenger transportation services to an unregistered person is a place where the passenger embarks on the conveyance, जहाँ से वो बैठता है कंटिन्यूस जर्नी के लिए, wherein the return journey is treated as separate journey, चाहे आपने टिकट कौन सी दोनों की एक साथ खरीदी थी, सेम टाइम पे खरीदी थी तब भी। तो जब यूपी से राजस्थान जा रहे होंगे तो यूपी माना जाएगा, और राजस्थान से यूपी जा रहे होंगे तो राजस्थान माना जाएगा, जहां से वह इम्बार्क हो रही है। आउटवर्ड जर्नी के लिए यूपी और रिटर्न आने के लिए राजस्थान, ठीक है। उसके बाद रिमझिम प्राइवेट लिमिटेड लोकेटेड एट लखनऊ यूपी, ठीक है, यूपी में है वो। परचेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मशीन फ्रॉम मानक स्टील इंडस्ट्रीज लोकेटेड जयपुर राजस्थान बीइंग इंस्टॉल्ड इन द फैक्ट्री लोकेटेड इन हरिद्वार उत्तराखंड। ओके, किसने लिया है, यूपी वाले ने लिया है, किससे लिया है, राजस्थान वाले से लिया है, और कहाँ रखी है आपकी वो फैक्ट्री, सॉरी फैक्ट्री क्या लिया उसने, मैन्युफैक्चरिंग मशीन लिया, हाँ मशीन कहाँ पे इंस्टॉल्ड है, उत्तराखंड में। यूपी का बंदा है, राजस्थान वाले से लेता है यूके की चीज, क्या माना जाएगा, उत्तराखंड। क्यों, क्योंकि सप्लाई इन्वॉल्व्स, इफ द सप्लाई इन्वॉल्व्स गुड्स व्हिच आर टू बी इंस्टॉल्ड एट साइट, तो हम क्या मानते हैं, जहाँ पे इंस्टॉलेशन हो रखी है वो आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। सिंपल सी बात है, तीनों ही इजी थे। देखो स्टैट्यूटरी प्रोविजन क्या है, सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग बाय द मेल और कुरियर, रजिस्टर्ड पर्सन होता तो लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन हो जाती, लेकिन अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन का लोकेशन जहां पर वो गुड्स को हैंड ओवर किया गया ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पे जो अनरजिस्टर्ड पर्सन ने हैंडेड ओवर किया उसने गुड्स करियर मोहन कुरियर एजेंसी को कोलकाता वेस्ट बंगाल में, प्लेस ऑफ सप्लाई को कोलकाता वेस्ट बंगाल हो गया। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के लिए अगर जो है 12 के अकॉर्डिंग क्या होता है, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं
लोकेशन क्या होगी पैसेंजर embarks on the conveyance for a continuous journey. ठीक है, रिटर्न जर्नी treated as separate journey even if the right to passage, ठीक है, फॉर दी ऑनवर्ड एंड रिटर्न जर्नी जो है वो सेम टाइम पे ली गई हो. आउटवर्ड के लिए क्या हो जाएगा आपका यूपी, प्लेस ऑफ सप्लाई आपका यूपी हो जाएगा. रिटर्न क्या हो जाएगा जयपुर, क्योंकि जयपुर से जा रहे हैं, मतलब राजस्थान से जा रहे हैं. केस 3 में क्या आता है देखो, 10 के अकॉर्डिंग द गुड्स आर सप्लाइड फॉर इंस्टॉलेशन और असेंबली एट साइट. तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होती है, यहाँ पे इंस्टॉलेशन हो रखी है, असेंबली हो रखी है, तो इसलिए उत्तराखंड माना जाए. क्वेश्चन नंबर 3, GST 3B for the month of January 2024 has been filed by Messrs Avisha Limited, a registered person. ठीक है, GST 3B जो है जनवरी 2024 के लिए उसने भर दिया, जिसकी ड्यू डेट प्रेस्क्राइब करी गई थी बाय द CGST 2017 व्हिच इज February 20th. इट केम टू द नोटिस ऑफ द कंपनी में ये आया कि जो टैक्स ड्यू था मंथ जनवरी का वो शॉर्ट दिया गया 16,000, यानी 16,000 हमने कम पे किया. शॉर्टफॉल ऑफ 16,000 हैज बीन पेड थ्रू कैश लेजर, हमने वो कैश लेजर से दे दिया एंड क्रेडिट लेजर एट द टाइमिंग ऑफ द फाइलिंग ऑफ GST 3B फॉर द मंथ ऑफ February 2024, और वो हमने फरवरी में पे कर दिया. ऑन March 20, 2024 in the following manner: कैश लेजर के 12,000, क्रेडिट लेजर के 4,000. Assuming the इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एंड क्रेडिट लेजर कैश सफिशिएंट बैलेंस फॉर द शॉर्टफॉल, कितने थे उनके पास, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल इफ एनी अंडर सेक्शन 50 ऑफ द CGST एक्ट अंडर रूल 88B ऑफ द CGST. क्या बोल रहा है, सिंपल ये बोल रहा है GST 3B में हमने भरा था, लेकिन क्या हुआ उस महीने में 16,000 हमने कम पे कर दिए, तो अगला महीने का हमने 16,000 भर दिए. कैसे कैसे भरे, 12,000 भरे कैश लेजर से और 4,000 भरे क्रेडिट लेजर से. तो कह रहा है क्या हमें कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत है क्या, हमने लेट पे की मतलब वो किया है, लेट भरा है और कम भरा है, तो उसकी वजह से क्या हमें पेनल्टी की जरूरत है क्या, बताओ. और क्या बोला है उसने कि द शॉर्टफॉल ऑफ 16,000 हैज बीन पेड थ्रू कैश लेजर एंड क्रेडिट लेजर एट द टाइम ऑफ फाइलिंग GST फॉर द मंथ ऑफ February 2024 ऑन द March 20 को भरेगा, ऑब्वियसली अगले महीने का 20 तारीख के भरेगा ना वो, जैसे फरवरी का है तो मार्च 20 को भरेगा, जैसे उसने जैन का फेब 20 को भरा था, इस तरीके से. अब उसको भरना कब था, 20 फरवरी तक, जनवरी का उसको 20 फरवरी तक भरना था, उसने भरा कब, मार्च में. कौन से मार्च, 20 मार्च को भरा. भरना कब था, 20 फरवरी, यानी 21 फरवरी से उसका इतने तक ड्यू आ रहा था, इतने तक ड्यू आ रहा था. कितने डेज हो गए ये काउंट करना जरा, दोनों इंक्लूसिव है क्योंकि 20 नहीं लिया हमने. बताओ कितना आएगा डे, कितने डेज आएंगे, 2024 है, 2024 है विच मीन्स 9 डेज इसके प्लस 20 डेज इसके, तो 29 डेज जो है उसका लेट चल रहा है. ठीक है, GST कितना परसेंट है, GST कितना परसेंट है, बताओ, दे रखा है क्या, नहीं दे रहा. ठीक है कोई बात नहीं. ओके, 29 डेज लेट है अपॉन 365 लेंगे ना, नहीं 366 लेंगे यार 2024, और 16,000 का लेट हुआ तो इंटरेस्ट कितना लगता है 88B में सेक्शन 50, 18%. कितना लगता है, 18%. तो ये आपका फन का आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व करके. ठीक है. Okay, now next give the effect of the GST 3B for the month of January 2024 and had been finally belated on the March 2024 and all other conditions remaining same. Calculate should be rounded off the nearest rupee. ठीक है, 2024 एक लीप ईयर है, वो हमें पता ही था पहले. चलो बताओ अब क्या हुआ है. देखो फर्स्ट केस में क्या हो रहा था, आपने GST 3B जो है वो तो ड्यू डेट में भर दी, लेकिन हमने 16,000 कम पे किया.
राइट। आपने 16,000 कम पे किए, अब आपने 3 भी टाइम पे भर दिए लेकिन 16,000 टाइम पे डिले में दिए तो हमने 16,000 का इंटरेस्ट निकाला। अब वो दूसरे में क्या कह रहा है, देखो वो सेकंड पार्ट में ये कह रही है कि आपका इफेक्ट डालो, आपको मतलब इफेक्ट बताओ क्या होगा, या फिर क्या होगा अगर जीएसटी और 3B फॉर द मंथ ऑफ जनवरी वो आपने बिलेटेडली दिया हो मार्च 20 में, यानी हमने रिटर्न भी फाइल तक नहीं करी, रिटर्न भी नहीं भरी है आपने। अगर आपने रिटर्न भी नहीं भरी है फिर क्या होगा, ऐसा होता है ना, अगर इफ इंटरेस्ट इज पेबल ऑन द नेट टैक्स लायबिलिटी पेड इन कैश ओनली if return in the form JSA 3B or the tax paid has been filed after the due date to furnish such return। अगर यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर उसने क्या किया, JSA 3B टाइमली नहीं भरा तो अब सिर्फ हम खाली कैश लेजर का अमाउंट लेते हैं, सिर्फ कैश लेजर का अमाउंट लेते हैं, यानी कि 12,000 इंटू कितने दिन थे, 29 डेज थे, ठीक है, अपॉन 366 इंटू 18% इतना लेंगे। और अगर उसने टाइमली भरी होती तो हम 16,000 लेते थे, यहाँ ऊपर टाइमली भरी थी, यहाँ पे 16,000, उल्टा होता, ठीक है। 16,000 अगर टाइमली भरी थी तो, और अगर टाइमली नहीं भरी तो 12,000। देखो अंडर सेक्शन 50 रीड द रूल 88B और सीजीएसटी का इंटरेस्ट कितना पेबल होता है, 18% पर एनम फॉर द डिले पेमेंट। अब रिटर्न फाइल ऑन टाइम है बट टैक्स पेड शो, तो वे और जैसे 3B जो है वो टाइमली देगी है लेकिन टैक्स जो शॉर्ट पे किया है, तो इंटरेस्ट जो है रीड द रूल 88B इज पेबल ऑन द ग्रॉस शॉर्टफॉल विद दैट इज 16,000 रिगार्डलेस ऑफ वेदर पेड वाया कैश और क्रेडिट। हमें नहीं मतलब कैश से दिया है या क्रेडिट से दिया है, हम पूरा लगाएंगे। और रिटर्न अगर बिलेटेडली दिए तो फिर क्या होता है, आफ्टर ड्यू डेट प्रोवाइडो मैंडेट दैट इंटरेस्ट खाली किस पे पेबल होगा, नेट टैक्स लायबिलिटी पेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, खाली कैश लेजर पे मानते हैं कि उसका दोगे। ड्यू डेट कितनी है, देखो 20 फरवरी 2024, एक्चुअल डेट पेमेंट कब थी, 20 मार्च करी है। डिले कितना हुआ है, 21 फरवरी से 20 मार्च तक हुआ है, दोनों इंक्लूसिव है, यानी 29 डेज आ गए, 29 डेज अपॉन 360 डेज आ गए, यानी 16,000 into 18% into 29 upon 366 आपका गया 288, राउंड ऑफ बोला तो उसने करने के लिए तो 228 कर दिया, और यहाँ पे 12,000 into 18% into 29 upon 366 this is 171.14 171, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3B, क्वेश्चन सेट में क्या, हु इज लायबल, कौन लायबल होता है कलेक्ट करने के लिए टीसीएस अंडर सेक्शन 52 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिलेटेड टू द रजिस्ट्रेशन फाइलिंग ऑफ रिटर्न, रजिस्ट्रेशन का, रिटर्न का, डिपॉजिट ऑफ टीसीएस टू द गवर्नमेंट एज पर द प्रोविजंस सेक्शन 52 में, सेक्शन 52 बताना है, ठीक है। इस किस बारे में, टीसीएस के बारे में। 52 किसका होता है, ईसीओ, हर एक ईसीओ टीसीएस कलेक्ट करता है अगर वो एजेंट नहीं है, और उस ईसीओ को जो है क्या करवाना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, ठीक है, क्या कराना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन। और फिर उसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करोगे और फिर विद इन 3 वर्किंग डेज आपके पास क्या आ जाएगी, रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो जाता है आपको, ठीक है। और फिर थोड़ी बहुत जो भी प्रोसीडिंग्स वगैरह होती है जीएसटी लॉ में वो होती है, कौन करता है, प्रॉपर ऑफिसर करता है, और प्रॉपर ऑफिसर अगर सेटिस्फाई हो गया तो वो कैंसिल भी कर सकता है रजिस्ट्रेशन को, मतलब अगर प्रॉपर ऑफिसर क्या हो गया, ऑन अ रिक्वेस्ट और अपॉन एन इंक्वायरी, ठीक है, ऑन अ रिक्वेस्ट और अपॉन एन इंक्वायरी और परसुएंट टू एनी अदर प्रोसीडिंग्स विद द जीएसटी लॉ, इफ प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड जो पर्सन है नो लॉन्गर लायबल टू कलेक्ट टीसीएस, तो वो कैंसिल भी कर सकता है, उसको मिल गया रजिस्ट्रेशन, और जब अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगा कि भाई अब वो टीसीएस देने के लिए लायबल नहीं है, उसको नहीं देना टीसीएस, तो कैंसिल भी कर सकता है अपना रजिस्ट्रेशन, ये कह रही, ठीक है। और क्या होता है, और क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन का बता दिया। अब रिटर्न, रिटर्न भरनी होती है कि मंथली स्टेटमेंट देनी होती है उसको, ठीक है, जैसे बोला गया वैसे उसको क्या क्या करना होता है, आउटपुट सप्लाईज उसने क्या करी है गुड्स और सर्विसेज में, वो सब बताना होता है, ठीक है। उसने जो रिटर्न कर दिया अगर हमारी आउटपुट सप्लाई को, अगर उसमें कुछ भी रिटर्न भी हो गया तो उसको भी बताओगे भाई ये अमाउंट हमारा जो रिटर्न हो गया, हमने टीसीएस से कितना अमाउंट कलेक्ट किया, मेन तो वही था, ठीक है। और फाइलिंग ऑफ रिटर्न कब भरते हो आप, 10 डेज आफ्टर द एंड ऑफ द ईच मंथ, ठीक है। जैसे जनवरी का है तो फेब 10 तक आपको भरना होगा, ओके। और एनुअल स्टेटमेंट भी, मंथली के बाद एनुअल स्टेटमेंट भी करनी होती है ऑन और बिफोर द 31 दिसंबर ऑफ द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। और टीसीएस कब तक कलेक्ट कर लोगे,
ईसीओ को कब तक करना होता है? 10th ऑफ द मंथ ऑफ सक्सीडिंग मंथ, जब तक उसका रिटर्न भरना वही, तब तक उसको टीसीएस भी कलेक्ट करना है उस मंथ का, पिछले मंथ का, ठीक है। तो डिपॉजिट होगा टीसीएस, कलेक्ट करके डिपॉजिट भी कर देना। पर्सन लायबल टू कलेक्ट टीसीएस कौन होता है? ईसीओ। नॉट बीइंग एन एजेंट इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस एट द रेट स्पेसिफाइड। कितना है इसमें? 1% ऑन द नेट वैल्यू ऑफ द टैक्सेबल सप्लाईज मेड थ्रू इट बाय अदर सप्लायर्स विद द कंसिडरेशंस कलेक्टेड बाय द ईसीओ। देखो क्या है, एवरी ईसीओ हु रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस, जो भी ईसीओ है जिसको कलेक्ट करना है टीसीएस अंडर सेक्शन 52, उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा रिस्पेक्टिव टर्नओवर थ्रेशोल्ड, चाहे वो कितना ही कमा रहा हो, कितने ही टर्नओवर है उसकी। ईसीओ मस्ट सबमिट एन एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिकली, उसका एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिकली डालनी चाहिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन 7 में ऑन कॉमन पोर्टल। और प्रॉपर ऑफिसर जो है उसको रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देगा एंड इशू सर्टिफिकेट इन द फॉर्म जीएसटी REG 6। 7 में करोगे 6 में मिल जाएगा 3 वर्किंग डेज ऑफ द एप्लीकेशन में। और क्या है, अगर उसको लगे कि भाई नहीं है टीसीएस, अगर अब नहीं देना उसको, तो वो कैंसिल भी करा सकता है। अमाउंट ऑफ टीसीएस कलेक्टेड बाय द ईसीओ ड्यूरिंग द मंथ मस्ट बी डिपॉजिटेड टू द क्रेडिट ऑफ द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट विद इन 10 डेज आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ, ठीक है। डिपॉजिट हो जाना चाहिए इन विच द कलेक्शन वाज मेड। मंथली स्टेटमेंट कैसे? ईसीओ मस्ट फाइल मंथली स्टेटमेंट द फॉर्म जीएसटी रेट इलेक्ट्रॉनिकली विद इन 10 डेज आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ। जब उसको कलेक्टर डिपॉजिट करना है तभी उसको मंथली स्टेटमेंट भी भरनी पड़ेगी तब तक। और एनुअल स्टेटमेंट क्या है उसकी? फॉर्म जीएसटी 9B में भरोगे 31 दिसंबर फॉलोइंग एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से पहले पहले या उस दिन तक, ठीक है। मार्क इट एज इम्पोर्टेंट, ठीक है। और वो ऊपर वाला भी now question number 4A, describe the condition to be satisfied for availing deduction of post supply discounts। अगर हमें पोस्ट सप्लाई डिडक्शंस लेनी है तो उसको हम क्या कंडीशन से सेटिस्फाई करेंगे, द वैल्यू सप्लाई ऑफ द प्रोविजन। लेते हैं क्या? हम नहीं लेते हैं, बट अगर वो डिस्काउंट एग्रीमेंट में पहले से ही लिखा हो तो ले लेते हैं, हाँ ले लेते हैं। अगर वो हमने डिसाइड कर रखा हो पहले से टाइम ऑफ सप्लाई पे तो हम ले लेते हैं, हाँ ले लेते हैं। अगर वो स्पेसिफिकली लिंक्ड है रेलेवेंट इनवॉइस से तो हम ले लेते हैं, हाँ ले लेते हैं, ठीक है। और अगर हमने आईटीसी रिवर्स कर दिया है तो भी हम ले लेते हैं। आईटीसी रिवर्स कर दिया, नहीं पहले हमने आईटीसी लिया था उस चीज का, अब हमने आईटीसी वापस कर दिया, नहीं लिया, रिवर्स कर दिया उसको, तो भी हम ले सकते हैं। ये कंडीशंस होती है, ठीक है। देखो, एज पर Section 15 of the CGST Act 2017, a discount given after the supply has been affected can be excluded from the value of support only if all the four conditions are fulfilled। कौन सी सबसे पहले? prior agreement हो। Discount is given in terms of agreement entered into at or before the time of the supply। उस टाइम पे सप्लाई की या फिर उससे पहले अगर हमने कोई एग्रीमेंट बना रखा तब आप डिस्काउंट ले सकते हो। पोस्ट सप्लाई भी इनवॉइस लिंकेज, अगर डिस्काउंट जो स्पेसिफिकली लिंक कर रहे रेलेवेंट इनवॉइस से इशूड एट द टाइम ऑफ सप्लाई। आईटीसी रिवर्सल अगर कर दियो, आईटीसी रिवर्स कर दियो, किसने करेगा? रिसिपिएंट ही करेगा ऑब्वियसली। तो आईटीसी इज एट्रिब्यूटेबल as is attributable to the discount on the basis of document यानी credit note issued by the supplier has been reversed by the recipient of the supply। उसने रिवर्स कर दिया क्रेडिट नोट इशू, क्रेडिट नोट इशू कर दिया उसने, सप्लायर इशूज अ कमर्शियल टैक्स क्रेडिट नोट तब भी, ठीक है। तो ये आपके पास इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एक्चुअली द थिंग इज आपके जो अभी तक हमने किए हैं जीएसटी 1 से लेके 6 तक वो इतने ज्यादा लेवल के नहीं लगे। 7th वाला इज वाकई बहुत अच्छा, इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जिनको हम रियली एलडीआर में लेना चाहिए। तो जब आपके 2 दिन होंगे तो उसमें एक फटाफट से नजर मार लेना, इसमें तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, एक बारी गो थ्रू हो जाना इससे, ठीक है। दिस 7th एमटीपी इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, आप देख रहे हो हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है, इवन एमसीक्यूज ऑल्सो। Now, alternative to देखो उसका क्या, examine the existence of consideration for donation received by charitable institution for individual donors without quid pro quo। quid pro quo यानी कि कोई हमें रिटर्न में कुछ चाहिए। As an important feature defined, बताओ ये भी अगर मतलब समझ आ गई आपको तो आप तो लिख दोगे, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आएगी क्या पूछा गया है तो फिर आप
क्या बोला, एग्जाम द एग्जिस्टेंस ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन जो हमें रिसीव होता है, हम बोलते हैं भाई कि अगर हमें कंसिडरेशन रिसीव हो रहा है, कैसे कंसिडरेशन मिलेगा, अगर हम बिजनेस को प्रमोट करेंगे तो वो हमारा कंसिडरेशन होता है, मिल रहा है अगर हमें कंसिडरेशन, यानी अगर प्रमोट कर रहे हैं बिजनेस को तो हम क्या बोलते हैं, उसको टैक्सेबल होता है वो। नहीं तो अगर हम नॉर्मली एज ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, फिलांथ्रपी की तरह दे रहे हैं, तो फिर एग्जाम, ये बात पूछ रहे होने से। क्या बोलेंगे, डोनेशन जो रिसीव होती है बाय द चैरिटेबल इंस्टीट्यूट इंडिविजुअल डोनर से, उसको हम कंसिडरेशन तभी लेते हैं अगर वो क्विड प्रो क्यू होता है उसके अंदर, यानी उसके अंदर ऑब्लिगेशन होती है ऑन द पार्ट ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ द डोनेशन ऑफ द गिफ्ट, कि कुछ हम करें उनके लिए, ठीक है। लेकिन अगर नाम लिखा है खाली डोनर का, या इन द मेमोरी ऑफ, या ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेशन है उसकी एक्ट ऑफ फिलांथ्रपी का, तो वो कोई एडवर्टाइजिंग नहीं है, कोई प्रमोशन नहीं है, तो उसमें हम सप्लाई नहीं मानते उसको। एग्जाम्पल नहीं, सो बोलेंगे सप्लाई ही नहीं है इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन, ठीक है, एग्जाम्पल सप्लाई ही नहीं। अब देखो डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन, ये कंसिडरेशन इंक्लूड्स एनी पेमेंट मेड, कोई भी हमने पेमेंट किया है, या फिर इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स, हम इंड्यूस कर रहे हैं उनको, हमारा प्रोडक्ट खरीदो, हमारे सर्विस खरीदो, लो दैट इज योर, कि भाई इंड्यूस कर रहे हैं, या तो हमने डायरेक्टली पेमेंट देके बोला है। अब कंसेप्ट ऑफ क्विड प्रो क्यू क्या होता है, इसका समथिंग इन रिटर्न, हमें कुछ रिटर्न में चाहिए, हम आपको दे तो रहे हैं, चैरिटी कर तो रहे हैं, लेकिन हमें बदले में ये मिलेगा। और ट्रांजेक्शन कंस्टिट्यूट सप्लाई अंडर जीएसटी ओनली इफ जो कंसिडरेशन उसके अंदर एक्सचेंज ऑफ बेनिफिट या रेसिप्रोकल ऑब्लिगेशन आ जाती है। If a donor donates money to a charitable institution and the institution displays a donor's name on a plaque या फिर wall पे, तो वो क्या है, फिलांथ्रपी या ग्रेटिट्यूड होता है कि भाई इसने दिया, इस बंदे ने दिया, उसका नाम लिखा है सिंपल, विदाउट प्रमोटिंग डोनर्स बिजनेस, देयर इज नो क्विड प्रो क्यू। लेकिन अगर उसके ऊपर सिंस देयर इज नो कमर्शियल बिजनेस और बिजनेस प्रमोशन, तो इसलिए डोनेशन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट कंसिडरेशन, उसमें नहीं होगा लिमिट पे। लेकिन अगर आप डिस्प्ले करो, एडवर्टाइज करो, प्रमोट करो डोनर के बिजनेस को, ब्रांड को, तो उसमें क्विड प्रो क्यू आ गया, और वो टैक्सेबल सप्लाई हो गई ऑफ दी, स्पॉन्सरशिप हो गई, एडवर्टाइजिंग हो गई, ठीक है। नाउ क्या क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एमटीपी 7, मोहन एंटरप्राइजेज रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन गांधीनगर गुजरात, वही गांधीनगर गुजरात में है उसका, दे रिसीव लीगल सर्विसेज ऑफ एडवोकेट समीर, रजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम अहमदाबाद, okay. Shekhar, an unregistered person, provided a service of labor to Mohan Enterprise, explains the provision relating to the issue of invoice by the recipient Mohan Enterprise if he is liable to pay tax under reverse charge mechanism under section 93 and 94. Okay. क्या है, हमें क्या बताना है, इशू ऑफ इनवॉइस जो कि लाइबल है टैक्स आरसीएम में देने के लिए, ठीक है। कब करता है रजिस्टर्ड पर्सन इशू इनवॉइस गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, जो उसी को मिली है, उसने दी नहीं है, ऑब्वियसली वो रिसिपिएंट है, अगर वो रिसिपिएंट है, अगर वो रिसिपिएंट है और वो हमारा रजिस्टर्ड है, वो इनवॉइस खुद कब इशू करेगा, आरसीएम में, ठीक है। आरसीएम इज लायबल टू पे टैक्स अंडर आरसीएम, ठीक है। या फिर हमने उधर से सप्लाई की है, या फिर हम कह सकते हैं उसका ऐसा सप्लायर है, उसका ऐसा सप्लायर है जो कि रजिस्टर्ड नहीं, जो कि रजिस्टर्ड नहीं है। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो वो कहाँ से टैक्स इनवॉइस देगा, राइट, वो रजिस्टर्ड ही नहीं, वो खुद रजिस्टर्ड नहीं, तो क्या इनवॉइस देगी, टैक्स इनवॉइस। तो इसलिए वो उसको करना पड़ता है। अब यहाँ पे दो सिचुएशन बताइए हमें, देखो कौन कौन सी। एक बोला कि भाई उसने एडवोकेट से लिया है सर्विस, अब एडवोकेट से लिया तो आरसीएम में देगा, है कि नहीं, बताओ, आरसीएम में लेगा कि नहीं लेगा। एडवोकेट समीर और ये है मोहन जिसने लिया है, एडवोकेट वाले ने सर्विसेज दी है लीगल, क्या समीर रजिस्टर्ड है, हाँ है,
बेशक आरसीएम में दे रहा हो, पर वो क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड ना हो, तभी तो वो इशू करेगा। मैंने क्या बोला कि या तो मतलब कि वो आरसीएम में हो, कौन, अगर रिसिपिएंट आरसीएम में हो और सप्लायर रजिस्टर्ड ना हो, और नहीं है, एंड है, आरसीएम में रिसिपिएंट एंड सप्लायर इज नॉट रजिस्टर्ड। यहाँ पे सप्लायर रजिस्टर्ड है, आरसीएम में तो है लेकिन वो रजिस्टर्ड है। दूसरा देखो, यानी कि यहाँ पे मोहन नहीं करेगा, समीर को ही इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। सेकंड बोला शेखर एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, अब यहाँ पे अनरजिस्टर्ड है, पहली बात तो हो गई। अब दूसरी बात देखना आरसीएम है कि नहीं, प्रोवाइडेड सर्विसेज ऑफ लेबर टू मोहन, लेबर सर्विसेज दे रहा है, लेबर सर्विसेज फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, बताओ किसमें पेबल है, आरसीएम में, आरसीएम में पेबल नहीं है। Tax on labor services received from unregistered person is not payable under RCM. Hence, Mohan is not required to issue an invoice with respect of said supply. यानी इसको दोनों में से किसी में भी नहीं भरना। समझ में आ रही है बात मेरी? दोनों चीज पूरी होनी चाहिए, आरसीएम में हो आपका रिसिपिएंट और रजिस्टर्ड ना हो आपका सप्लायर, एंड है। अंडर सेक्शन 31 of the CGST Act, a registered person is liable to pay tax under RCM shall issue an invoice in respect to the goods and services received by him from a supplier who is not registered on the date of recipient. जो उस दिन उस recipient registered नहीं है, कब, date of receipt वाले दिन। लीगल सर्विसेज क्या है, प्रोवाइड बाय एन एडवोकेट फर्म, एनडीडी आर कवर्ड अंडर आरसीएम वाया notification. Mohan Enterprises is liable to pay GST under RCM, लेकिन since the advocate Sameer is registered, the condition of section 31 is not triggered, तो इसलिए समीर जो है उसको कोई भी जरूरत नहीं है इशू करने की सेल्फ इनवॉइस। यहाँ पे लेबर सप्लाई में क्या है, सर्विसेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन डू नॉट फॉल अंडर सेक्शन 93 आरसीएम की लिस्ट में, तो इसलिए आरसीएम अप्लाइज ओनली टू स्पेसिफाइड क्लासेस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन रिसीविंग स्पेसिफाइड सप्लाईज। वो ये नहीं, लेकिन वो आरसीएम नहीं लगता अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी मोहन एंटरप्राइज इज नॉट स्पेसिफाइड फॉर लेबर सर्विसेज, इसलिए मोहन एंटरप्राइज इज नॉट लाइबल टू पे टैक्स अंडर आरसीएम ऑन शेखर्स लेबर सर्विसेज, नो रिवर्स चार्ज इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड, इसलिए मोहन एंटरप्राइज इज नॉट रिक्वायर्ड टू इशू सेल्फ इनवॉइस फॉर द इजी ट्रांजेक्शन। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, मैं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बोलते बोलते थक गई, इसलिए मैं बोल रही हूँ दिस इज द वन केस स्टडी, दिस इज द वन ऑफ योर इम्पोर्टेंट एमटीपी मॉडल टेस्ट पेपर। मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 6 जरूर कर लेना, सॉरी 7 जरूर कर लेना, दारू जीएसटी को। मास्टर समरी वैल्यू सप्लाई इंक्लूजन्स क्या होती है, नॉन जीएसटी टैक्स ड्यूटीज, थर्ड पार्टी पेमेंट्स बाय द रिसिपिएंट, इंसिडेंटल टैक्स, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, फ्रेट पैकिंग वगैरह, इंटरेस्ट लेट फी फॉर द डिलेड पेमेंट, डायरेक्ट सब्सिडीज, एक्सक्लूजन्स क्या है, प्री सप्लाई डिस्काउंट, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट अगर वो प्री एग्रीड नहीं थे, लिंक्ड टू इनवॉइस और आईडी से रिवर्स कर दिया अगर, तो ये एक्सेप्शन दे रखी है, ठीक है। उसके बाद मोटर व्हीकल सीटिंग कैपेसिटी 13 से कम है तो ब्लॉक कर रखा है, अनलेस फॉर द रीसेल पैसेंजर ट्रांसपोर्ट या ड्राइविंग स्कूल, वर्क कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन के है, गुड सर्विसेज रिसीव फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन ऑन, अगर कैपिटलाइज कर रखा तो ब्लॉक है, पर्सनल यूज है, गुड्स लॉस्ट है तो वो तो है ब्लॉक। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिलेड जीएसटी 18% लगेगा, ग्रॉस टैक्स पे लगेगा अगर टाइमली पे हुआ हुआ और नेट लगेगा टाइमली पे नहीं हुआ हुआ। वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन आईटीसी पे लिए इनपुट जो हमारे कैपिटल गुड्स उस पे हमें नहीं मिलेगा आईटीसी। जीएसटी 3 भी रेक्टिफिकेशन करनी पड़ेगी 30 नवंबर, यहाँ फिर एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग होगी एनुअल रिटर्न। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है आपका, रजिस्टर्ड पर्सन होगा तो लोकेशन विद द गुड्स हैंडेड ओवर रजिस्टर्ड रिसिपिएंट लोकेशन होगा अगर रजिस्टर्ड है तो। ईसी ओवर टीसीएस 1% लगेगा, डिपॉजिट 10th ऑफ द नेक्स्ट वीक, डिपॉजिट भी तब होगा, कलेक्ट भी तब तक करना और हमें रिटर्न मंथली वाली भी तब तक भरनी है, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।